तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले टॉपिक को आपने देख लिया होगा। आज मैं आपको इसके आगे के टॉपिक को कवर करूंगी। दोस्तों, मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके आगे के टॉपिक को कराती हूँ। आपने यहाँ तक पढ़ लिया था गुप्त मतदान के बाद। अब इसके बाद थर्ड है आपका है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये क्या होता है, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। 1 एमएलए के तहत 1 एमएलए के मत का मूल्य इक्वल टू राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइड बाय निर्वाचित एमएलए की संख्या मल्टीप्लाई 1/1000। इसे हम ऐसे निकालते हैं कि एक एमएलए के मत का मूल्य निकालना हो तो जो हमारे स्टेट की कुल जनसंख्या है और निर्वाचित एमएलए की संख्या मल्टीप्लाई 1/1000। यह जनसंख्या 1971 की है, क्योंकि 1971 में उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की जनसंख्या लगभग समान थी। प्रेजेंट टाइम में से बिहार की जनसंख्या 1971 में क्या थी, 4216236 डिवाइड बाई 243। तो इसको जब हम निकालेंगे तो इसमें राज्य की कुल जनसंख्या थी 4216236 और निर्वाचित एमएलए की संख्या थी 243। अब जब हम इसको निकालेंगे 1 एमएलए के मत का मूल्य, तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई 1/1000। तो हमारा ये आपका आंसर आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपका 173.359 अप्रॉक्सीमेट आएगी वैल्यू। इसी तरह बिहार के एक एमएलए की संख्या आपके क्या निकल के आ गई, 173.359। इसी तरह आप भी मतलब किसी भी स्टेट के एमएलए की संख्या को मूल्य को निकाल सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में यूपी में सर्वाधिक एमएलए की संख्या है 208। सबसे ज़्यादा किस में है एमएलए की संख्या, यूपी में। सबसे कम किस स्टेट में है, सिक्किम में। किस में है, सिक्किम में। अतः प्रत्येक राज्य के एमएलए का मत मूल्य, प्रत्येक राज्य के एमएलए के मत का मूल्य अलग अलग है। एक एमपी के मत का मूल्य और एक सांसद के मत का मूल्य ये निकालना है तो कुल निर्वाचित एमएलए के मत का मूल्य डिवाइड बाय निर्वाचित सांसदों की संख्या। एक सांसद के मत का मूल्य जैसे 543,231 है और निर्वाचित सदस्यों की संख्या 776 है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 700। कितना निकल के आएगा, 700। आप कैलकुलेट कर लेना, यही वैल्यू इसकी आएगी। और जैसे हमसे पूछ लिया है कि सर्वाधिक एमएलए की संख्या किस स्टेट में है, तो आपको याद होना चाहिए कि 2 यूपी में है, कितना है 208। और बिहार की पूछ लिए तो 173 अभी मैंने आपको निकाल के बताया। हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। भारत में सभी राज्यों इसके बाद आपने भारत में नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सभी राज्यों के सांसदों के मत का मूल्य बराबर होता है। भारत के सभी राज्यों के सांसदों का मत का मूल्य क्या होता है, बराबर होता है। राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचित कोटा कैसे निकालते हैं, जैसे सांसदों का कुल वैध मत प्लस एमएलए का वैध मत डिवाइड बाई 2 + 1। हमें भी कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचित कोटा का निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, सांसदों का कुल वैध मत और प्लस एमएलए का वैलिड मत डिवाइड बाई 2 करके जो वैल्यू आएगी उससे +1 कर देते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि सांसदों के वोट का कुल मूल्य प्लस विधायकों के वोट का कुल मूल्य डिवाइड बाई 2 + 1। तो इसका हमारा मतलब हुआ कि कुल मत का मूल्य हो गया तो कुल वैध मत का 50%, क्योंकि इसके भी कुल मूल्य और डिवाइड बाई 2 है तो 50% हुआ। तो कुल वैध मत का 50% और +1 जो हमें करते थे, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचित कोटा कैसे निकालें, कुल वैध मत का 50% + 1। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आपने 4 पॉइंट को मैंने आपको बताया था। पहला पॉइंट आपको मैंने कराया था, 4 पॉइंट मैंने बताया था कि इसकी रीति होती, एक होता है अप्रत्यक्ष मतदान, दूसरा एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष मतदान। मैंने आपको 3 के बारे में बता दिया। अब चौथे के बारे में बताते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के बारे में। आइए देखते हैं। एकल
संक्रमणीय मत प्रणाली के बारे में क्या है? मत देने की ऐसी प्रणाली जिसमें निर्वाचक अपनी पसंद के आधार पर एक से अधिक व्यक्तियों को मत देता है, अपनी पसंद के आधार पर। इस प्रणाली को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछता है कि इसके चुनाव तक की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें एक पॉइंट और देखिए कि प्रथम चक्र की जब मतगणना में उम्मीदवारों को मिला प्रथम वरीयता का मत देखा जाता है। प्रथम चक्र की मतगणना में उम्मीदवारों को मिला प्रथम वरीयता का मत देखा जाता है। यदि प्रथम वरीयता का मत निर्वाचित कोटा के 50% + 1 दिया जाता है तो उम्मीदवार को विजेता घोषित कर देते हैं। और यदि प्रथम चक्र की मतगणना में किसी भी उम्मीदवार को वैध मत नहीं प्राप्त होता है तो दूसरी चक्र की मतगणना की जाती है, जिसमें दूसरी वरीयता के मतों को जोड़ा जाता है। अतः निर्वाचित कोटा न प्राप्त होने तक मतगणना चलती रहती है। नोट में 2-4 पॉइंट देख लीजिए, नोट में मैंने बनाया है। प्रत्येक बार दूसरे चक्र की मतगणना हुई है। जब हमारा राष्ट्रपति वीवी गिरी का चुनाव था और इसमें नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे। एक पॉइंट और है, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकपाल का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है? लोकपाल का। चुनाव में प्रथम वरीयता देना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का विवाद होने की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का यदि विवाद हो रहा है तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। आप ध्यान से पिछली जितने सारी वीडियो हैं खूब ध्यान से सुनिए, मतलब उसको कवर कर लीजिए। और जो आपको जो ना समझ में आए हैंड राइटिंग को लेके या टॉपिक को लेके कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूँगी। और अब नेक्स्ट टॉपिक में अगले लेक्चर में आपको बताऊँगी। प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे सारे वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, जो ना समझ में बताएंगे। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।